हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी का हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हम इस समय पढ़ा रहे हैं शॉर्ट नोट्स फिजिक्स वर्क पावर एनर्जी, जो मैकेनिक्स का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हमने वर्क कंप्लीट वीडियो शॉर्ट नोट डिस्कस कर दिया एक लेक्चर में। फिर दूसरा हमारा लेक्चर था एनर्जी का, दूसरा लेक्चर था। यहाँ पर एनर्जी का तीसरा लेक्चर है। एक एनर्जी का भी और एक लेक्चर होगा तो एनर्जी हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, वर्क भी पूरा हो जाएगा, एनर्जी भी पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पावर स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारा एनर्जी के टोटल 3 वीडियो लेक्चर बनेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी का जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आज हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे, और उससे जो रिलेटेड केस होगा आज वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी की हम बात करें प्रैक्टिकल, यदि यूनिट की बात करें, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल होता है, और 1 किलो वाट हावर बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। देखिए, वाट सेकंड को हम क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। जो वाट सेकंड यूनिट होता है ये जूल भी होता है। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी कभी यूनिट से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यहाँ पर यदि हम कैलोरी को जूल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 4.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कई बार क्वेश्चन हमें कैलोरी में दे दिया जाता है, उसको हमें जूल में रखना होता है। तो यहाँ पर 4.2 में जब मल्टीप्लाई करोगे कैलोरी, जो वैल्यू गिवन होगा तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जिससे हम कहीं जब चलते हैं, घूमते हैं तो हमारा बॉडी मोशन होगा। जब हम कहीं चलते हैं तो जब चलेंगे तो स्वाभाविक बात हमारा बॉडी मोशन होगा। जब भी बॉडी मोशन होगा, बॉडी मोशन के दौरान जो एनर्जी होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब बॉडी मोशन करेगा। बॉडी रेस्ट होगा तो कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। जब बॉडी में मोशन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv² होता है। हाफ mv² होता है। और क्योंकि हम वेलोसिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में यदि हमें लिखना है तो हाफ m वेक्टर भी और डायरेक्ट वेक्टर भी लिख सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे फार्मूला पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर नोट्स हम पढ़ाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नोट्स मतलब क्या होगा, जबान भी टिप पर लर्न होना चाहिए नोट्स। यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती, कभी निगेटिव नहीं होता, इतने ध्यान दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम। कई बार क्वेश्चन पूछेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम बेसिस होता है वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम फार्मूला बताते हैं, तो W बराबर डेल्टा के, और डेल्टा के इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। या हम लिख सकते हैं डेल्टा के बराबर या W बराबर हाफ mv² माइनस u² होगा। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी है। देखिए, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू माड ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, या हम कह सकते हैं इनिशियल स्पीड u हो गया और फाइनल स्पीड v हो जाएगा। स्पीड या वेलोसिटी कोई भी पूछ और दिया जाए वर्ड तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम से फार्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, W बराबर देखिए जो W बराबर डेल्टा के, वही वर्क डन का भी फार्मूला होगा, वही डेल्टा के, वही लिखा है W बराबर डेल्टा के इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। m क्या है, मास होता है बॉडी का। जैसे बॉडी होता है उसका मास m होता है। इनिशियल क्या होगा, वेलोसिटी u होगा या इनिशियल स्पीड u होगा। जब इसे हम फोर्स लगा खींचेंगे, बॉडी जब फोर्स लगा खींचेंगे, ऐसे यहाँ तक बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ पर पहुँच गया। अब इसके बाद क्या होगा, फाइनल इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा, और जब बॉडी यहाँ था और फिर बॉडी यहाँ पर पहुँच गया, और उनके बीच का जो दूरी हो गया या डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया, यस हो गया। यहाँ पर एफ क्या होगा, एफ नेट फोर्स होता है ऑन द बॉडी पे, और भी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, यू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। और यहाँ पर नोट क्या होगा, वर्क डन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इसी वर्क डन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ से निकलता है, इसी फार्मूले के आधार पर ड्राइव किया जाता है कि यदि वर्क डन पॉजिटिव होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। कैसे, हमें पता है, सही बात है। अगर हमारे शरीर में जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा हम काम करेंगे,
वही तो होगा, जितना ज़्यादा हमारे शरीर में एनर्जी होगा उतना ज़्यादा हमारे काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज़्यादा वर्डन पॉजिटिव होगा, वही लिखा है। अगर वर्डन नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। और इसके बाद इसका मतलब ये होगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया। कैसे, हम पहले जानेंगे। पहले हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास शुरुआत में 10 रुपया थे, फिर बाद में हमने क्या कर दिया, रुपया को हमने खर्च कर दिया। तो जब खर्च करेगा मतलब हमारे पास पैसा घट रहा है, पैसा घट रहा है इसका मतलब हमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, पैसा जब आपके थैली में रहेगा नहीं, आप कोई काम करेंगे नहीं, इसका मतलब वर्डन भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बताता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम तभी एप्लीकेशन होगा किसी भी प्रकार का फोर्स हो सकता है, एनी टाइप ऑफ फोर्स। यहाँ पर लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेशन हो सकता है किसी प्रकार का फोर्स होगा, चाहे इंटरनल फोर्स हो, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो। कई बार क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट नोट्स में थ्योरी भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा, यही पूछे जो मेन होगा पॉइंट हम वही बताएंगे आपको। यहाँ पर एक पॉइंट विशेष लिखा है, यदि कोई बॉडी होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जब क्वेश्चन आता है बॉडी का मास सेम होएगा, यदि ग्राम में गिवन है, मास का यदि यूनिट ग्राम में है उसको आप चेंज किस में करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मास किलोग्राम लेंगे। यदि ग्राम को किलोग्राम में हमें चेंज करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो ग्राम वाला वैल्यू होगा उसमें हम क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। हमें किलोग्राम में रखना होता मास। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमने बात कर ली, अब पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जितने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे, आपका कोई सा भी MCQ होगा, यदि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन बार बार, सारे फार्मूले बार बार रिवाइज कर रहे हैं, कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं गारंटी साथ कहता हूँ। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर होगा बॉडी के अंदर या सिस्टम के अंदर, जो एनर्जी स्टोर होगा, बॉडी हो या सिस्टम हो, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली तभी होगा कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। डायरेक्ट पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर फार्मूला निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बराबर माइनस वर्डन कंजर्वेटिव, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा यू शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा यू बराबर माइनस WC माइनस वर्डन कंजर्वेटिव। यदि हम स्मॉल बॉडी के लिए यदि हम पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, DU बराबर माइनस DW होता है, और हमें पता है तो DW बराबर FDS cos थीटा होगा। और यही अब हम DW वैल्यू उठा के हम रख देंगे, DW वैल्यू यहाँ उठा के हम रखेंगे तो यहाँ पर फार्मूला हमारा निकल आएगा DU बराबर माइनस FDS cos थीटा होगा। अब यही हम क्या करेंगे, जो DS की जो वैल्यू होगा इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे, और माइनस भी लेके आएंगे इस साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस DU/DS इक्वल टू क्या होगा F cos थीटा होगा। और यही माइनस DU/DS को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, और यही माइनस DU/DS को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यही माइनस DU/DS को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और यही माइनस DU/DS इक्वल टू F cos थीटा होता है। भाई F cos थीटा फोर्स तो वैल्यू है, यही कंजर्वेटिव फोर्स वैल्यू होता है। कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी होता है, जब किसी एंगल पे हम बॉडी को फोर्स लगा खींचते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल पे फोर्स लगा खींच रहे हैं, तो हम इस फोर्स का हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। फोर्स का कंपोनेंट X एक्सिस भी करेंगे और फोर्स का कंपोनेंट Y एक्सिस में करेंगे कंपोनेंट। और जब फोर्स का कंपोनेंट जब हम X एक्सिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, F cos थीटा, वही तो लिखा है। F cos थीटा क्या है, तो वही तो होगा माइनस DU/DS को हम क्या करें, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, यदि थीटा को हम जीरो कर दें, यदि हम थीटा को एंगल को यदि हम जीरो कर देते हैं तो ये तब क्या होगा, माइनस DU/DS इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा फार्मूला ये। अब माइनस DU/DS हमें बताता है कि कंजर्वेटिव फोर्स बारे में बताता है। माइनस DU/DS क्या बताता है हमें, कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस DU/DS क्या हमें देता है, कंजर्वेटिव फोर्स बारे में बताता है। या हमें कह सकते हैं कि कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा है कंपोनेंट
इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि जो एफ कास्ट थीटा क्या है, एफ कास्ट थीटा तो आखिर कंपोनेंट है और एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है यही, क्योंकि जब फोर्स का हम एक्स एक्सिस में जब हम कंपोनेंट करेंगे, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो यही तो होगा एफ कास्ट थीटा, तो यही तो आया था, क्योंकि एक्स एक्सिस में जो भी हम फोर्स का कंपोनेंट करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कास्ट थीटा आ जाएगा, यही तो लिखा है यहाँ पर। माइनस डी बाई डी एस ये भी बताता है कि कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यही फोर्स का जो कंपोनेंट होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स तो है, एक्स तो को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसी डायरेक्शन में तो कंपोनेंट हो रहा है एफ कास्ट थीटा, ये भी। और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में ये भी क्वेश्चन आया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो होता है, तीनों तरीके पोटेंशियल एनर्जी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो होगा। लेकिन खास बात ये होता है कि यहाँ पर जो वर्डन कंजर्वेटिव इजिकल टू माइनस डेल्टा यू, और यहाँ पर ये भी लिखे हैं, और डेल्टा यू बराबर क्या होगा, चेंज, तो यही लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखा है, और चेंज कैसे लिखेंगे, डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा यू बराबर माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। या हम यही कहेंगे कि वर्डन कंजर्वेटिव इजिकल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा, वर्डन कंजर्वेटिव इजिकल टू माइनस डेल्टा यू, ये भी आप याद करना है, और आपको ये भी याद करना, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्डन कंजर्वेटिव इजिकल टू माइनस डेल्टा यू या वर्डन कंजर्वेटिव इजिकल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगा, यही तो लिखा है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पर रखा है, एक बॉडी यहाँ पर रखी, एक बॉडी यहाँ पर रखा है, ये क्या है, इस अंदर वाला जो रेड है हमने बनाया इनिशियल होगा, और जो बाहर क्या होगा फाइनल होगा, वही दोनों का चेंज हम निकाल लेंगे, डेल्टा यू, और डेल्टा यू वही होता है। या तो आप वर्डन कंजर्वेटिव पूछ लिए जाए तो आप क्या करिए, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालिए, फिर दोनों घटा दिए, वर्डन कंजर्वेटिव आपको निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले में मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बस एक आप ध्यान से पढ़ते रहिए। ऑर्डर कंजर्वेटिव यदि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, यानी हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घट रहा है, जबकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट अपोजिट होगा। एक बार दिमाग में याद रखिए, यदि आप काइनेटिक एनर्जी को लर्न कर लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए। ऑर्डर कंजर्वेटिव यदि नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ज़्यादा होगा और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, यानी हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का तो इंक्रीज कर गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन देगा और यहाँ से आपको आंसर दे दिया जाएगा। ऑर्डर कंजर्वेटिव यदि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, ऑर्डर कंजर्वेटिव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। जस्ट यहाँ पर अपोजिट है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी की जस्ट अपोजिट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और ये भी बात हम आपको बताते हैं कि यदि ऑर्डर पॉजिटिव होगा या ऑर्डर ऑन द सिस्टम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर पॉजिटिव मतलब ऑर्डर ऑन द सिस्टम हो रहा है, क्वेश्चन में भी लैंग्वेज आएगा, यदि ऑर्डर पॉजिटिव लिखे या ऑर्डर ऑन द सिस्टम तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। या ऑर्डर नेगेटिव हो रहा है या ऑर्डर बाय द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट AIEEE में पूछा गया था, यहाँ पर नोट्स के रूप में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज। अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है जो ऑर्डर बाय द सिस्टम, ऑर्डर बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। कई बार क्वेश्चन आएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ता है इसका मतलब ऑर्डर बाय द सिस्टम होगा अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर हम आपको दो केस पढ़ाते हैं, एक केस ए एक केस बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यहाँ से केस से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला केस हमारा पढ़ रहे हैं, केस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारा हेडिंग क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस के नियर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम क्या होगा हमें बताना है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस के ये साइड पे क्या था, कोई छोटा सा मतलब कोई पार्टिकल या बॉडी रखा है। तो ये भी ध्यान लीजिए, जब हम पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, इसको हम क्या करेंगे, हम रिफरेंस पॉइंट मानेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफरेंस पॉइंट मानेंगे वहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। जैसे यहाँ पर जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मानेंगे वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो रखेंगे।
और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। और एच हाइट पे पूछा है, और एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ध्यान से देखिए, एच हाइट पे, क्योंकि एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ऊपर तरफ है, तो यू बराबर प्लस mgh हो जाएगा, प्लस mgh हो जाएगा। यदि नीचे तरफ पूछ लिया जाए क्या होगा, यू बराबर माइनस mgh हो जाएगा, जहाँ पर आप रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। जब रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आप मानेंगे वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और एच हाइट पे पूछ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्लस mgh हो जाएगा। यदि नीचे तरफ पूछ रहा है तो माइनस mgh हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। पहला केस होगा, बहुत सारे केस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम आपको क्वेश्चन जैसे हमारा शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होगा, हर टॉपिक हम शॉर्ट नोट्स पाएंगे। इसके बाद हम आपको पूरा टोटल नीट का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे इसी फार्मूले के आधार पे, जितना मैं फार्मूला बता रहा हूँ, कहीं बाहर से फार्मूला नहीं बताऊँगा, यही फार्मूला से सॉल्व करूँगा। और दूसरा केस हम भी पढ़ते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें बताना है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये भी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें किस में देखने मिलेगा, स्प्रिंग में हमें देखने मिलेगा। जब आप स्प्रिंग का केस आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा। स्प्रिंग में हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखने मिलता है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा यू बराबर हाफ kx² होगा। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग होगा, जब स्प्रिंग को हम फोर्स लगा खींचते हैं, तो जब स्प्रिंग को हम बाहर फोर्स लगा खींचेंगे और स्प्रिंग अपने अंदर आने की कोशिश करेगा, अपने अंदर आने की कोशिश, जैसे कोई भी आप हो, स्प्रिंग आप लगा खींचिए बहुत तेज़ी से, और स्प्रिंग अब जैसे स्प्रिंग अपने अंदर बल लगाती है कि स्प्रिंग अंदर आने की कोशिश करती है। अब यदि स्प्रिंग को आप बाहरी तरफ खींच के देखिए तो हमेशा स्प्रिंग अंदर आने की कोशिश करता है, अपने नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करता है। यही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर यू बराबर हाफ kx², एफ क्या है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स क्या है, कंप्रेशन या अथवा इलांगेशन। कंप्रेशन मतलब जब स्प्रिंग को हम दबाते हैं कंप्रेशन हो जाएगा, जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो इलांगेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे यहाँ पर स्प्रिंग अपने एक नेचुरल स्टेज में, यहाँ पर ए वाला जो इस फिगर है, स्प्रिंग अपना नेचुरल स्टेट पे है, प्राकृतिक अवस्था पे नेचुरल। जैसे हम स्प्रिंग खरीद लेके आते हैं, साइकिल में जो स्प्रिंग या गाड़ी में जो स्प्रिंग लगता है, या बड़े बड़े गाड़ियों में जो स्प्रिंग लगता है, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में होगा। यहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा। अब स्प्रिंग का हम क्या करते हैं, इलांगेशन, मतलब स्प्रिंग को हम खींचते हैं। इतना पहले स्प्रिंग हमारा नेचुरल स्टेट भी इतना लंबाई था स्प्रिंग का, जब स्प्रिंग को हमने ये वाला स्प्रिंग को खींचा तो इतना हमारा स्प्रिंग आगे इलांगेशन कर गया, तो इलांगेशन क्या होगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 फोर्स हमें दिखता है, एक F' फोर्स होगा और एफ होगा, और यहाँ पर जो F' फोर्स होगा, फोर्स अप्लाइड बाई एक्सटर्नल एजेंट है। यहाँ पर जो F' होगा, फोर्स अप्लाइड बाई एक्सटर्नल एजेंट। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग हुआ, यहाँ पर कोई आदमी है या मैन है, इसको खींच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मैन क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। तो जब मैन द्वारा या किसी अन्य के द्वारा जब स्प्रिंग को खींचा जाएगा तो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। और जब स्प्रिंग को खींचोगे और स्प्रिंग अपने अंदर आने की कोशिश करेगी, जब स्प्रिंग अंदर आने की कोशिश करेगी, यहाँ पर स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग जब आप बाहर खींचोगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल अवस्था में आने की कोशिश करेगा, जब स्प्रिंग अपने अंदर तरफ आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर जब स्प्रिंग को, अब थर्ड कंडीशन क्या है, स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग की लंबाई इतनी था, अब यहाँ पर स्प्रिंग इतना कंप्रेस कर गया। स्प्रिंग को जब हमने कंप्रेस किया, यहाँ पर एक्स क्या है, कंप्रेशन को दिखाता है। और यहाँ पर जो F' है, F' ये भी है, क्योंकि यहाँ पर हम फोर्स मैन द्वारा ही लगा रहा है या किसी अन्य के द्वारा लगा जा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पर जो F' है, यहाँ पर F' दोनों सेम होता है, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। और जब स्प्रिंग को जब दबाओगे तो स्प्रिंग बाहर आने की कोशिश करेगा, और जब स्प्रिंग बाहर आने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग का जो फोर्स होगा, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स हम कहेंगे। यहाँ पर हम 2 ग्राफ बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ होगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा नीट में। यहाँ पर एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या फोर्स है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है, यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ निगेटिव एक्सिस दिखा रहा है। जब यहाँ पर निगेटिव एक्सिस दिखा रहा है तो यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, -k हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इस ये भी ग्राफ है एक्स एक्सिस,
और यहाँ पर वाई एक्सिस में फोर्स लगा रहा है एफ डैश। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव एक्सिस में जो ग्राफ दिखा रहा है ये पॉजिटिव एक्सिस है, इसलिए स्लोप इक्वल टू क्या होगा, प्लस के हो जाएगा, या स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर स्लोप वैल्यू पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट हुक्स लॉ का फार्मूला क्या होगा, तो एफ बराबर माइनस के एक्स होगा, इसी को हम हुक्स लॉ कहते हैं। एफ बराबर माइनस के एक्स को हुक्स लॉ कहते हैं। एफ क्या है, यहाँ पर एफ क्या है, स्प्रिंग फोर्स होगा। एफ क्या है, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। ये एफ वैल्यू क्या है, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। के वैल्यू हमने क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हमने बता ही दिया है। अब देखो के को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और के को आप इस तरह लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप अपनी इच्छा अनुसार लिखिए। इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। एफ बराबर माइनस के एक्स को हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। देखिए हुक्स लॉ इस तरह भी लिखा होगा या इस तरह, के इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। एफ बराबर माइनस के एक्स को हम हुक्स लॉ कहते हैं। के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग से जब कोई बॉडी को हम लटका देते हैं तो क्या होगा, एक फोर्स, क्योंकि बॉडी की वजह से जो नीचे फोर्स लगेगा mg लगेगा, और स्प्रिंग से जब हम बॉडी को अटैच करते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है इस बॉडी को। तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है, बराबर माइनस के एक्स होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग ऊपर तरफ बॉडी खींचने की कोशिश करेगा तो यह बराबर क्या होगा, माइनस के एक्स होगा। यह बराबर माइनस के एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होगा, या तो कंप्रेशन की वजह से हो सकता है या तो इलांगेशन। ये स्प्रिंग को जब आप दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, जब स्प्रिंग को खींचेंगे, दोनों कंडीशन में स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर वैल्यू कितना हो जाएगा, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग कंप्रेशन या एनर्जी स्टोरिंग स्प्रिंग इलांगेशन, तो दोनों के केस में फार्मूला आपका सेम होगा। चाहे कंप्रेशन के केस में पूछा जाए इस एनर्जी स्टोर स्प्रिंग में, चाहे इलांगेशन के केस में पूछा जाए, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर दोनों के केस में होगा। और इन स्प्रिंग में क्या होगा, जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में क्या, स्प्रिंग यदि स्प्रिंग में पूछ लिया जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या होगा, तो U बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए फार्मूला। और स्प्रिंग में यहाँ पर पूछ लिया जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ऐसे पूछा जाएगा। वर्क डन देखिए बहुत तरीके से होगा था, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पूछ लिया जाए या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछ लिया जाए, तो आपका फार्मूला हो जाएगा वर्क डन का U बराबर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ये हमारा एनर्जी का सेकंड लेक्चर था, ये हमारा एनर्जी का सेकंड, एनर्जी का टोटल एक पार्ट हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था। यहाँ पर एनर्जी वाले फर्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, और एनर्जी का जो दूसरा लेक्चर हमारा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद एनर्जी का जो थर्ड लेक्चर होगा हम कल डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी कल हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पावर पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा वर्क पावर एनर्जी बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। कुल मिला के आपको मैं टोटल 2 पन्ने की पूरी पेज में पूरा हमने एक वर्क एनर्जी पूरा पावर हमने ख़त्म कर दिया, मात्र 4 पेज में आपको ख़त्म कर दिया वर्क पावर एनर्जी। आपको काफ़ी ज़्यादा समझ भी आया होगा, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो। आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम आपको पूरी कंप्लीट का फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। आप कहीं पर फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वीडियो बार बार देखेंगे, आपको सब कुछ फार्मूला ज़बान पर लर्न हो जाएगा। अब हम मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो लेक्चर में, वहाँ पर हम एनर्जी का कंटिन्यू करेंगे जो पार्ट बचा है। बाय बाय, टेक केयर।